बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इंटरनेशनल बिजनेस चैप्टर नंबर 10 एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिन्हें हम फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स में भी कहते हैं। ठीक है, ये फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स में आते हैं, जिसमें फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की हम बात करते हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, हम ऑप्शंस की बात करते हैं, हम करेंसी स्वैप की बात करते हैं। ये करेंसी स्वैप, ऑप्शंस, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ये सारे आपके फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स कहलाते हैं। सिंपल मकसद जो इनको पढ़ने का या इनको करने का क्या होता है जी, कि हम अपने रिस्क को मिनिमाइज करना चाहते हैं। जब एक इन्वेस्टर जो है अपने रिस्क को मिनिमाइज करना चाहेगा ना, तो इन कॉन्ट्रैक्ट्स में वो इन्वॉल्व होगा। जो बंदा अपने रिस्क को मिनिमाइज करना चाहता है, ठीक है, या अपने प्रॉफिट को मेंटेन करना चाहता है, लॉस से बचना चाहता है, तो फिर जो है वो इन कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल करेगा। लेट्स से सिंपल एग्जांपल लेते हैं, हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से बात शुरू करते हैं। ठीक है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली क्या होता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एक बंदा है जिसका नाम है मोहन, और यहाँ पे एक टेक्सटाइल मिल है, एक राम टेक्सटाइल, जो कि टी शर्ट्स बनाती है। एग्जाम्पल के जरिए से हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को समझने की कोशिश करेंगे। कॉटन की एक बेल है जो कि 170 केजी की है। तो मोहन जो है उसके पास 100 बेल्स है कॉटन की। ठीक है, वो बेचेगा। और जो राम टेक्सटाइल है उसको सालाना जो है वो 1000 बेल्स चाहिए कॉटन की। उसने मोहन से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मोहन से वो 100 बेल्स जो कॉटन की उठाएगा। बाकी और भी बहुत सारे लोगों से उसने कॉन्ट्रैक्ट किए होंगे, क्योंकि उसकी सालाना रिक्वायरमेंट है। मोहन से उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि उसको 100 बेल्स जो कॉटन की चाहिए। ठीक है जी। अब फॉर एग्जांपल, जो कॉटन की बेल्स का जो रेट है, ठीक है, 100 बेल्स का जो रेट है वो कभी 15,000 है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो 20,000 पे चले जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो आपका नीचे आ जाता है रेट। ठीक है, फिर उसके बाद जो है 25 पे चले जाता है। इस तरह से ये रेट चेंज होता रहता है। ठीक है, अब मोहन जो है उसकी सूरत हाल ये है कि अगर वो 15,000 से कम पे बेचेगा ना, या 16-17,000 से कम बेचेगा, तो उसको लॉस होता है। ठीक है जी। और राम टेक्सटाइल की सूरत हाल ये है कि अगर जो है वो 25,000 की उसको मिलेगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे रेट 25,000 हो गया। ठीक है, तीसरे पीरियड में, तीसरे से चौथे पीरियड में जो रेट है वो चौथे साल में 25,000 हो गया है। तो राम टेक्सटाइल को जो है वो लॉस में जाना शुरू हो जाएगा, उसको खास फायदा नहीं होगा। अगर वो 25,000 पे उसकी कॉस्ट ही पड़ जाएगी, ठीक है, या 30,000 तक उसकी कॉस्ट पड़ जाएगी, तो फिर उसने शेयर्स में प्रॉफिट क्या कमाना है, कुछ भी कमा नहीं सकेगा। तो राम टेक्सटाइल भी अपने रिस्क को मिनिमाइज करना चाहता है, और मोहन भी अपने रिस्क को मिनिमाइज करना चाहता है। मोहन भी चाहता है कि वो 15 से ऊपर बेचे, और राम टेक्सटाइल भी ये चाहता है कि वो 25 से कम में खरीदे। ठीक है, 20 तक में खरीदे, ताकि उसको नुकसान ना हो। क्योंकि अगर वो 25 में खरीदारी करेगा राम टेक्सटाइल, तो उसकी कॉस्ट ही 25,000 आ जाएगी। अगर कॉस्ट ही उसकी 25,000 आ जाएगी तो खासा प्रॉफिट कमा नहीं सकेगा। राम टेक्सटाइल चाहता है कि उसको 15,000 तक कॉस्ट मिले, तब उसको फायदा है। लेकिन जो मोहन है वो ये चाहता है, वो चाहता है कि उसको जो है वो उसकी मैक्सिमम से मैक्सिमम बिके, उसकी चीज़ 25,000 तक बिके। ठीक है, ताकि उसको ज़्यादा फायदा हो। अब ऊपर जाने, प्राइस ऊपर जाने से मोहन को फायदा हो रहा है। ठीक है, प्राइस नीचे जाने से टेक्सटाइल को फायदा हो रहा है। तो फिर क्या करते हैं, दोनों तरफ, दोनों पार्टीज जो है अपने रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है जी, एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करती हैं कि भाई कुछ महीनों का भी हो सकता है, साल का भी हो, 2-3 महीनों का हो सकता है, 3 महीनों का, 6 महीनों का कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है। ठीक है, या आपस में एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कि भाई मैंने तुमसे जो है ना 3 महीनों बाद या दूसरे साल में जो है ये 20,000 की चीज़ें खरीदनी है। ठीक है, यानी कि 100 बेल्स ऑफ कॉटन जो है वो तुमसे खरीदूंगा 20,000 में। 20,000 में तुमसे 100 बेल्स ऑफ खरीदूंगा। ठीक है, अब उस वक्त मार्केट का रेट जो मर्जी हो, लेकिन हम तय कर लेंगे कि हमने इतने पे बेचना है। ठीक है, उधर से राम टेक्सटाइल है, वो भी अपने रिस्क को मिनिमाइज करना चाहता है, तो वो भी इस तरीके से ही करेगा। ठीक है,
वो भी जो है इस चीज़ पे राज़ी हो जाएगा, हाँ जी मैं आपसे चीज़ें खरीदूंगा 100 बेल्स और मैं आपसे 20,000 पे खरीदूंगा, उस वक्त मार्केट का रेट जो मर्जी हो, ठीक है। अब दोनों आपस में एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट कर बैठे, ठीक है, कि मार्केट का रेट जो मर्जी हो, कि मैं तुम्हें 20,000 में बेचूंगा, ठीक है, और ये कहता है जी कि मार्केट का रेट जो मर्जी हो मैं तुमसे 20,000 में ही खरीदूंगा, ठीक है। अब उस वक़्त जब मौका आता है बेचने का, खरीदने का, उस वक़्त मार्केट का रेट जो मर्ज़ी हो, ठीक है, उस वक़्त से गर्ज़ नहीं है, ठीक है। दोनों ने अपने जो है वो रिस्क को मिनिमाइज़ किया, क्योंकि अगर प्राइस नीचे जाती थी, ठीक है, तो इसको नुकसान होता था, ठीक है। प्राइस अगर ऊपर जाती थी, तो इसको नुकसान होता था। तो इन दोनों ने एक दरमियानी प्राइस जो है सेट कर ली, जिससे किसी पार्टी को भी नुकसान ना हो। अगर प्राइस 20,000 हो जाती है, तो मोहन को भी 5,000 रुपया बच जाता है, ठीक है। और अगर प्राइस 20,000 होती है, तो इसको भी जो है वो फ़ायदे में रहता है, ये भी लॉस में नहीं रहता, ठीक है। तो दोनों पार्टीज़ ने एक मुश्तरका प्राइस सेट कर ली कि इस प्राइस पे हमने जो है वो डील करनी है, ठीक है। और जब वो वक़्त आएगा, उस वक़्त जो है वो मोहन इसको 100 बेल्स ऑफ कॉटन जो है भेज देगा, ठीक है, और ये इसे 100 बेल्स ऑफ कॉटन खरीद लेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं कि मोहन जो जब ये टाइम आया, ठीक है, तो मोहन जो है उसने उसको 100 बेल्स ऑफ कॉटन दे दिए 20,000 में, ठीक है, और इसने जो है उससे 100 बेल्स ऑफ कॉटन 20,000 में खरीद लिए, ठीक है। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट ना करते, तो उस वक्त अगर मार्केट प्राइस होती 25,000, ठीक है, तो राम टेक्सटाइल को लॉस हो जाना था, ठीक है। या अगर प्राइस होती 15,000, तो मोहन को लॉस हो जाना था, ठीक है। दोनों ने एक प्राइस सेट कर ली 20,000 की, ठीक है, कि जो मर्जी प्राइस हो हम एक दूसरे को जो है 20,000 में एक दूसरे से डील करेंगे। इस तरह से इन्होंने अपने रिस्क को मिनिमाइज करने की कोशिश की। इसको हम कहते हैं जी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसने लिखा हुआ राम टेक्सटाइल एग्रीज टू बाय, मोहन एग्रीज टू सेल 100 बेल्स ऑफ कॉटन एट 20,000 पर बेल एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट। जब काश की बात आएगी, यानी कि जब सीजन होगा, काश्त आएगी, उस वक्त जो है इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, मोहन ने राम के साथ और राम ने मोहन के साथ, कि राम कहता जी कि मैं आपसे 20,000 में 100 बेल्स खरीदूंगा, और मोहन कहता जी मैं, हाँ जी, 100 बेल 20,000 में आपको दे दूंगा, ठीक है। अब हार्वेस्ट के सीजन में इन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को मुकम्मल किया, ठीक है। अब अगर एक्चुअली देखा जाए कि हार्वेस्ट जब सीजन आया, उस वक्त हो सकता है प्राइस 25 पे पहुंची हो या प्राइस 15 पे पहुंची हो, फिर इनको 25 प्राइस से गर्ज नहीं होगी। इन्होंने चूंकि ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया 20 का, ठीक है, फिर ये 20 में ही आपस में डील करेंगे, फिर किसी को भी लॉस तो खास नहीं होगा, ठीक है। दोनों पार्टीज ने अपने रिस्क को मिनिमाइज करने की कोशिश की, ठीक है। इसको हम कहते हैं हैजिंग। हेजिंग ऑफ प्राइस रिस्क फॉर बोथ पार्टी, दोनों पार्टीज ने अपने आप को नुकसान से बचाने की कोशिश की। अदरवाइज अगर ये कॉन्ट्रैक्ट ना करते, ठीक है, तो हार्वेस्ट के सीजन में अगर प्राइस हो जाती खुदा न खास्ता 15,000, तो मोहन को हो जाना था लॉस। या हार्वेस्ट के सीजन में अगर प्राइस हो जाती 25,000, तो हो जाना था लॉस राम टेक्सटाइल को। उसकी कॉस्ट ही 25,000 पड़ जानी थी, तो उसने बेचनी किसने में थी, शर्ट्स आगे, ठीक है ना। तो दोनों ने अपने आप को लॉस से बचाने के लिए, क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन थी, पता नहीं था कि प्राइसेस बढ़ जाएंगी या कम हो जाएंगी, दोनों तरफ लॉस का खदशा था। तो दोनों पार्टीज ने मिलके एक दरमियानी दरमियानी प्राइस सेट कर ली कि तुम्हें भी लॉस ना हो और मुझे भी लॉस ना हो, ठीक है। क्योंकि 20,000 एक ऐसी प्राइस थी जिसपे जो मोहन है वो भी अपनी कॉस्ट पूरी कर रहा था और प्रॉफिट कमा रहा था, ठीक है। और राम टेक्सटाइल जो है उसको भी जो है कॉस्ट ज्यादा नहीं पड़ रही थी, वो भी प्रॉफिट कमा रहा था। 20,000 दोनों के लिए सूटेबल था, ठीक है। तो दोनों ने 20,000 रुपये में डन कर लिया कि जो भी प्राइस होगी मार्केट की फ्यूचर में, हार्वेस्ट में, हमें उससे गर्ज नहीं है, हमने आपस में जो डील जो है 20,000 में कंडक्ट करनी है। तो इस तरह से दोनों ने आपस में एक दूसरे के जो रिस्क को मिनिमाइज करने की कोशिश की, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व हो गए। तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं जी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। दोनों ने आपस में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, एक प्राइस सेट कर ली और उसमें इन्होंने चीज एक्सचेंज कर ली चीजें, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है दोनों पार्टीज ने अपने रिस्क को मिनिमाइज किया, लेकिन यहाँ पे जो एक मसला आता है, मसला ये आता है डिफॉल्ट रिस्क ऑफ काउंटर पार्टी। डिफॉल्ट रिस्क फिर भी रहता है। अब डिफॉल्ट रिस्क किसे कहा जाता है? डिफॉल्ट रिस्क हम कहते हैं, फॉर एग्जांपल जब हार्वेस्ट सीजन आया, ठीक है, और इन्होंने डील किया हुआ था कि 20,000 में, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि उस वक्त मार्केट में प्राइस होगी 25,000, मार्केट में प्राइस होगी 25,000। अब मोहन को पता लगा जी मार्केट में प्राइस होगी 25,000,
लेकिन मोहन ने जो राम टेक्सटाइल से डील किया हुआ है वो 20 में किया हुआ है, ठीक है। मोहन कहता जी मैं राम टेक्सटाइल को चीजें दूंगा तो मुझे 5,000 का प्रॉफिट आएगा, अगर मैं मार्केट में जाके चीजें दूंगा तो मुझे हाथों हाथ 10,000 का प्रॉफिट आएगा, ठीक है। तो हो सकता है कि मोहन इसको चीजें देने से मुकर जाए, ये रिस्क इसमें हो सकता है, ठीक है। या फिर इसकी दूसरा पहलू क्या है, तस्वीर का दूसरा रुख क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल हार्वेस्ट सीजन प्राइस हो जाती जाके 15,000, अब राम टेक्सटाइल सोचता है कि मैंने मोहन से कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ 20,000 का, लेकिन मुझे मार्केट में वही चीज सेम बगैर बार्गेनिंग किए 15,000 की मिल रही है, तो मैं फिर मोहन से क्यों लूँ 20,000 की, सिर्फ इसलिए कि मैंने उससे कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, ठीक है जी। तो राम टेक्सटाइल भी मुकर सकती है चीजें लेने से, क्योंकि वो इसको छोड़ के 20,000 को छोड़ के मार्केट में किसी और से 15,000 की ले लेगी, ठीक है। जिससे उसको उसका प्रॉफिट मजीद बढ़ जाएगा, क्योंकि ये भी चाहता है कि प्रॉफिट इसका मजीद बढ़े और ये भी चाहता है इसका प्रॉफिट मजीद बढ़े। तो ये इसमें डिफॉल्ट रिस्क आ सकता है काउंटर पार्टीज का, कि एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट को डील करने से मुकर सकते हैं, राम भी मुकर सकता है, ठीक है। और राम टेक्स ये जो मोहन है ये भी मुकर सकता है, दोनों पार्टीज मुकर सकती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इस चीज को सॉल्व करने के लिए जो है ये कोर्ट में जाएंगे, ठीक है। ये चूंकि जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ये किसी एक्सचेंज में नहीं होते, ये बात ज़हन में रखिएगा। ये जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ये वेरी इनफॉर्मल होते हैं, इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ठीक है। ये एक्सचेंज में डील नहीं की, ये किसी स्टॉक एक्सचेंज में नहीं होते ये, ठीक है। ये इनफॉर्मली इन कॉन्ट्रैक्ट को डील किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर किसी का पार्टीज का मसला आ जाता है, कोई पार्टी अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करती, तो फिर उसकी सूरत हाल यही है कि उसको फिर कोर्ट में जाना पड़ता है, ठीक है। कोर्ट में जाके अपने मामलात को सेटल करते हैं वो, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे दो तरह से सेटलमेंट हो सकती है, ठीक है। एक आपकी डिलीवरी सेटलमेंट हो सकती है और एक आपकी जो है वो कैश सेटलमेंट हो, दो तरीके से सेटलमेंट की जा सकती है। अगर ये सेटलमेंट करना चाहेंगे ना तो दो तरीके से हो सकती है। पहला तरीका क्या है, उसको हम कहते हैं डिलीवरी सेटलमेंट। पहला तरीका क्या है, जब वो पीरियड आया, हार्वेस्ट सीजन आया, तो मोहन ने राम टेक्सटाइल को 100 बेल जैसा कि उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था पहुंचा दी, और राम ने जो है 20 लाख रुपया उसका जो बनता था, ठीक है, वो उसने जो है उसे मोहन को दे दिया, ठीक है। ये सेटलमेंट होगी, डिलीवरी सेटलमेंट कहते हैं, यानी कि चीज़ें डिलीवर करके सेटलमेंट करना, इसको डिलीवरी सेटलमेंट कहते हैं, ठीक है। या तो वो चीज़ें डिलीवर कर देंगे, ठीक है, और जो है उसको पैसे इधर से आ जाएंगे, इधर से चीज़ें चली जाएंगी, इसको कहते हैं डिलीवरी सेटलमेंट। दूसरी सेटलमेंट क्या है, दूसरी सेटलमेंट इसमें ये है कि कैश सेटलमेंट। अब देखें जी, मार्केट प्राइस होगी चीज़ों की, फॉर एग्जांपल एक मिसाल लेते हैं, मार्केट प्राइस हो गई है चीज़ों की 25,000, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 20,000 का, कॉन्ट्रैक्ट हो गया जी 20,000, कॉन्ट्रैक्ट था उनका 20,000 का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन मार्केट में जो प्राइस होगी वो 25,000 हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पे होगा क्या, कैश सेटलमेंट भी हो सकती है और डिलीवरी सेटलमेंट भी हो सकती है, ठीक है जी। तो कैश सेटलमेंट कैसे है, 5 लाख का फर्क आ रहा है, 5 5 लाख का इसमें क्या आ रहा है, फर्क आ रहा है 20 और 25,000 में, ठीक है। ये 5 का फर्क आ रहा है, जब हंड्रेड्स में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लाख में चली जाएगी बात, ठीक है जी। तो यहाँ पे 100 बेल्स थी ना उस हवाले से, तो 5 लाख का फर्क आ रहा है। अब यहाँ पे आप देखेंगे मोहन पेस 5 लाख, या उसको 5 लाख दे दे ऊपर का, ठीक है, या उसको 5 लाख दे देंगे ऊपर का, या फिर जो है उसको डिलीवरी जो है वो दी जाएगी, ठीक है। पहला केस हमने देखा था, या तो उसको डिलीवरी दे दे, ठीक है, और इधर से उसको 20 लाख रुपया आ जाए। दूसरा केस क्या है जी, कि डिलीवरी नहीं देगा और इधर से 20 लाख भी नहीं आएंगे, ठीक है। तो कैश में सेटलमेंट हो जाएगा। अब देखें प्राइस मार्केट में हो गई जी 25,000 के पास पहुंच गई प्राइस, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट था 20,000 में। अब इस सूरत हाल में जो है वो लॉस किसको हो रहा है आपके ख्याल में, ठीक है, इस सूरत हाल में लॉस हो रहा है जी इधर राम टेक्सटाइल, क्योंकि जो राम टेक्सटाइल को जो है वो मार्केट से चीज़ें जो है वो इस टाइम जो मार्केट का रेट है वो 25,000 है, और जो मोहन से जो कॉन्ट्रैक्ट था वो 20,000 में, राम राम को एक्चुअली बेसिकली फायदा हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। मोहन से उसका कॉन्ट्रैक्ट 20,000 में, और मार्केट से उसको जो चीज़ें मिल रही हैं वो 25,000 में मिल रही हैं, ठीक है। तो जारी बात है उसको 5,000 का जो है बेनिफिट नज़र आ रहा है, तो या तो मोहन उसको चीज़ें दे देगा, ठीक है। तो दूसरी सेटलमेंट क्या है, अगर चीज़ें नहीं देगा तो मोहन को उसे 5 लाख रुपया अदा करना पड़ेगा, ठीक है।
तो ये बेसिकली राम टेक्सटाइल का जो है एक फ़ायदा हो जाएगा। वो चीज़ें अगर नहीं आएगी मोहन से, तो मोहन को उसको 5 लाख रुपया देना पड़ेगा, क्योंकि मोहन ने उससे कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था, ठीक है। या तो मोहन उसको चीज़ें दे दे 100 बेल्स, ठीक है। अगर मोहन उसको चीज़ें नहीं दे सकता, तो फिर वो जो 5 लाख का जो डिफरेंस है वो उसको अदा करेगा, क्योंकि मोहन इस चीज़ का लायबल था, मोहन इस चीज़ का जिम्मेदार था, उसको 20,000 में चीज़ें उठवाता। अब मार्केट में रेट हो गया जी 25,000। मोहन को पता लग रहा जी मैंने राम टेक्सटाइल को अगर चीजें दी तो वो तो 20,000 में दूंगा। अगर यही चीजें मैं मार्केट में जाके सेल करूंगा तो मार्केट में इस टाइम रेट 25 चल रहा है, तो मैं 25 की सेल करूंगा, मुझे फायदा हो सकता है। लेकिन मोहन ने चूंकि इससे कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, ठीक है, लिहाजा वो मजबूर है, वो अपनी चीजें 25 की बजाय 20 में ही सेल करेगा, क्योंकि वो मजबूर है इस टाइम। तो लिहाजा उसको एक किस्म का मोहन को लॉस हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस उसकी 20,000 है, ठीक है। मार्केट में चीजें 25,000 में चल रही हैं, ठीक है। तो आपके सामने मार्केट प्राइस भी है और आपके सामने कॉन्ट्रैक्ट भी है, ठीक है। अगर आप मार्केट में जाके वो चीज सेल करते तो 25 की बिकती है, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट जिसके साथ किया उसको सेल करते तो 20 की बिकती है, यानी कि 5 लाख आपको दरमियान से लॉस हो रहा है, ठीक है। तो या तो मोहन इसको 5 लाख रुपए दे देगा, इसको हम कह देंगे कैश सेटलमेंट, या तो मोहन फिर इसको चीजें उठवा देगा, ठीक है। दो ही सूरत हाल है। अगर चीजें दे देगा इसको 100 बेल्स, तो ये इसको 20 लाख दे देगा, उनके हिसाब से 20,000 के हिसाब से 20 लाख दे देगा, ठीक है जी। तो ये डिलीवरी सेटलमेंट होगी। अगर मोहन इसको चीजें नहीं देगा, ठीक है, चीजें देने से इनकार कर देगा, तो फिर मोहन को जो है जो डिफरेंस है 5 लाख का वो उसको अदा करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम कह देंगे कैश सेटलमेंट, ठीक है। अच्छा, इसमें जो आपके काउंटर पार्टी रिस्क को हम सॉल्व करने के लिए जो है फिर कोर्ट में जाया जाता है। कोर्ट में जाके पार्टीज जो हैं वो आपस में फिर सेटलमेंट करती हैं, ठीक है। तो दो तरह की सेटलमेंट इसमें हो सकती है, वैसे आपको मैंने बता दिया, डिलीवरी सेटलमेंट है, कैश सेटलमेंट है। और अगर दूसरी सूरत हाल में पार्टीज एक दूसरे को देने से चीज़ें मुकर जाती हैं, ठीक है, तो फिर ये मामला कोर्ट में चला जाता है, ठीक है। अब ये जो मुकर जाने वाला मसला है, इसको सॉल्व किया जाता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में, ठीक है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक जो है वो तरीकाकार है, जिसके ज़रिए से हम जो इस रिस्क को जो है वो जो है करने सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये जो पार्टीज एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन अगर आपस में मुकर जाती हैं, तो इस तरीके को हम किस तरह से जो है सॉल्व कर सकते हैं, वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में हम इस चीज़ को पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अगर इसके हवाले से मजीद क्वेश्चन है तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।